हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो 120 दिन बाद आपका ये एग्ज़ाम होगा और बहुत लोगों को डाउट ये है कि क्या मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अगर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ, क्या फिर भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या नहीं। मेरी तो मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। मुझे ये नहीं पता जी के पढ़नी कहाँ से है। जब मैं यूट्यूब चैनल पर आता हूँ तो बहुत से ऐसे चैनल हैं मुझे कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि इससे पढ़ना है या दूसरे से पढ़ना है। मैंने कोर्स लिया, मुझे जब भी समझ में नहीं आ रहा, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किससे पढ़ना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में इतनी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना। क्या सैलरी होती है, क्या प्रमोशन होते हैं, क्या डेपुटेशन होता है। डेपुटेशन मतलब किस तरीके से एनएसजी, सीबीआई, एनआईए ये भी ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कैरियर पाथ है दिल्ली पुलिस, एनसीआर और दिल्ली एनसीआर के मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे लड़के हों या लड़की हों, आपके पास बहुत ही अच्छा वो मौका है जो 12th पास है, ठीक है। ये पीओपी है। पीओपी मतलब पासिंग आउट परेड। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आपके साथ इस तरीके से ये सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अच्छा मौका है। आपके पेरेंट्स बैठे रहेंगे आपके सामने, ठीक है, और आप इस तरीके से यहाँ पे परेड कर रहे होगे। तो बहुत ही एक तरीके से प्राउड मोमेंट होता है वो। और यहाँ पे जब कभी आप अच्छा काम करते हो तो सीपी इस तरीके से आपको अवार्ड या प्राइज़ वगैरह जो भी आप जिसके भी कैपेबल हो वो आपको मिलता है। सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कॉर्पियो, जैसे लड़कों का बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है कि हाँ भाई स्कॉर्पियो में घूमेंगे दिल्ली में, ठीक है। तो बहुत ही यार मज़े की जॉब है। इसके अलावा ये गर्ल्स की ड्रेस है। गर्ल्स के पास भी बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत आसानी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप सेलेक्ट हो सकते हो। इसके बाद भी बहुत ही अच्छा कैरियर पाथ है, ठीक है। कट ऑफ कम जाती है गर्ल्स की, आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है अगर पढ़ते हो तो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं सब कुछ बताऊँगा। ये है मेरे बारे में, अबाउट मी। मैंने सीपीओ 2022 एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये मेरा नाम देख सकते हो। दिल्ली पुलिस एचसीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ, ये भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके अलावा सीजीएल सीपीओ, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, काफ़ी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। सिर्फ यही 3 आपके काम के हैं क्योंकि ये दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप आगे वीडियो थोड़ा विश्वास करके और ट्रस्ट करके देख सको कि हाँ इस बंदे ने एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, तो ये जो भी बताएगा सही बताएगा, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ यही था। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, एक एक चीज़ बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। मेंटेन करना लॉ और ऑर्डर को, ठीक है। फाइल और कंप्लेन ये लॉन्च करना। इसके अलावा जितने भी आपके ऑफिसर होते हैं, चाहे वो एसआई या सीआई, सॉरी एसआई और एएसआई, ठीक है, उनके साथ आपको एक तरीके से एज अ असिस्टेंट वर्क करना पड़ता है, उनकी हेल्प करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग, जैसे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं सोल्जर, इसी तरीके से आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है स्ट्रीट्स में, ठीक है। ये आपके काम होते हैं। अब देखो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे आप कांस्टेबल पर पोस्ट लेते हो, ठीक है, जैसे कांस्टेबल से सेलेक्ट होते हो तो आपका प्रमोशन जब भी आप रिटायर होगे तो आप एएसआई से रिटायर होगे, ठीक है। कुछ अच्छा काम किया तो यहाँ तक पहुँच सकते हो, वरना मोस्टली यहीं तक, ठीक है। एएसआई मतलब 1 स्टार। इसके अलावा अगर आप सीपीओ एग्ज़ाम क्लियर करते हो, ठीक है, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बनोगे और उसका प्रमोशन सिर्फ एसीपी तक है, यानी एसीपी तक पहुँच सकते हो। जब आप आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, यानी कि यूपीएससी आईपीएस क्लियर करने के बाद एक डैनिप्स होता है, तब जाके आपको दिल्ली पुलिस में एसीपी बनाया जाता है। इसका भी प्रमोशन सिर्फ यहाँ तक है, या तो आपको जॉइंट सीपी या स्पेशल सीपी बनाया जाएगा। जो कमिश्नर बनता है वो सिर्फ आईपीएस बनता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर अलग है, उसको छोड़ो। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा आपको मतलब मोटिवेशन मिले कि यार हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने और बस ख़त्म, ये नहीं करना। आगे तैयारी करने का मौका मिलता है, आप सब इंस्पेक्टर हर एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होंगे। रूबल धनकार, ठीक है, दिल्ली पुलिस से एमटीवी के शो में, रोडीज़ में। इसके अलावा अभी आपने देखा है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल आईपीएस बने हैं, ठीक है, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जब वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं। जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होते हैं। अंदर ही अंदर आप एग्ज़ाम दोगे, सिर्फ आप ही दे सकते हो, बाहर का कोई नहीं दे सकता। तो आपका प्रमोशन हो सकता है अगर पढ़ने में अच्छे हो तो। इसके अलावा एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें दिल्ली पुलिस जो होते हैं, यानी कि जो सर्विस जो आप कर रहे हो, उनके लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, ठीक है, डिपार्टमेंट की। तो आप वहाँ पे भी अपना मतलब सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा एज बेस्ड प्रमोशन होते हैं। तो आपके पास 3 चांस हैं, तो किसी भी तरीके से आप अपना प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। पढ़ना है, ऐसा नहीं है रुक जाना है। ये आप देख सकते हो सैलरी स्लिप एक तरीके से, ये 40,000, एक सेकेंड, ठीक है। तो 40,823, यानी कि लगभग आपको 36 से 37,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। 12th पास स्टूडेंट को अगर ये मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा डेपुटेशन यानी एनएसजी, सीबीआई, एनआईए, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है।
मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लीव मिलती हैं, स्कूल फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपके बच्चों के लिए जब शादी करोगे, ठीक है। अब देखो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो ये एग्ज़ाम डेट है यानी कि 14 नवंबर, 16 नवंबर और ये 5 दिसंबर तक, यानी कि 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। नोटिफिकेशन कब आएगी? 1 सितंबर 2023 को आएगी और 30 सितंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एज 18 से 25 होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें ओबीसी एससी, तो इसमें तीन मतलब 3 बढ़ा लेना ओबीसी के लिए और 5 एससी एसटी के लिए। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो ये डाउट मत पूछना कि क्या एज होगी ये सब, ठीक है। ये तो आप नोटिफिकेशन जब आएगी तभी देख लेना। वैसे 18 से 25 होती है जनरल की। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखो 2023 में ये आप आरटीआई के रिप्लाई से देख सकते हो 27547, ठीक है। मेल्स की हैं 5056 और फीमेल की हैं 2491। इसके अलावा जनरल की वैकेंसी है मेल की 3053, ठीक है। इस तरीके से EWS OBC सब अपनी अपनी देख लेना, ठीक है। इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये वैकेंसी आ चुकी है यानी क्लियर है, आपके पास डायरेक्ट टारगेट है, आपको सिर्फ पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट होगी। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें 2 कट ऑफ लगेंगे, यानी रिटन पे जैसे मान लो आपकी रिटन भी कट ऑफ पिछली बार लगी 61, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 61 लगी, इसका मतलब यह है कि जिसके 62 नंबर होंगे या 61 से ज़्यादा होंगे वो फिजिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इस फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जब वो फिजिकल देंगे उसके बाद जब सिलेक्शन होगा फाइनल में, इसके बाद मेडिकल के बाद, तब कट ऑफ बढ़ती है, यानी कि 72 हुई थी लास्ट टाइम। अगर आपका मतलब आपका स्कोर 65 है, आपने फिजिकल क्लियर कर दिया, मेडिकल भी क्लियर कर दिया, तब भी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ टारगेट बड़े रखने। ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि मैंने तो रिटर्न क्लियर कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ बढ़ती है, फाइनल मेरिट अलग होती है, ठीक है। तो ये बात माइंड में क्लियर रखना। अभी मैं बताऊँगा सब कुछ। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, सेक्शन A, B, C और D, इनके बारे में बताऊँगा बहुत अच्छे से। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? देखो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो काफ़ी टाइम मिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम है आपके पास, कर सकते हो। क्योंकि 50 नंबर की GK आती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 15 नंबर के मतलब मैथ के क्वेश्चन आते हैं, यानी 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। कट ऑफ क्या रहती है सब कुछ बात करेंगे। ये PFT है, PFT की बात बाद में करेंगे, पर आप देख सकते हो यहाँ पे 6 मिनट में 14 फीट और 9 फीट, 3 फीट 9 मीटर, नहीं क्या है ये, 3 फीट 9 इंच, ठीक है। इस तरीके से हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब दिया है। तो ये सब तो आपको पता होगा, इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाइट क्या रहती है वो बता देता हूँ, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जनरल की, OBC ST SC ये अपने आप देख लेना जब नोटिफिकेशन आएगी। लड़कियों की क्या होती है 157, ठीक है। चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए 81 से लेके 85 तक, क्लियर। ये सभी चीज़ें आपकी फ़िज़िकल में चेक करी जाएंगी। इसमें बहुत कम मतलब फेल होते हैं, रेयर, पर हाइट अपना देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि मेरी 169 हाइट है तो ये मत सोचना कि वहाँ जाकर आपकी 170 हो जाएगी। अगर आपको ये भी लग रहा है कि 171 है तो वहाँ जाकर कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हाइट है एक्यूरेट वो आपकी वहीं नापी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अपने हिसाब से देख सकते हैं 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी होती है, और 6 मिनट का टाइम जिसने रनिंग करी है उसको पता होगा कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। हमने तो करी है, हमें पता है। इसके अलावा बात करते हैं, देखो ये चीज़ें आपको बहुत लोगों ने नहीं बताई होगी तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ ये भी। देखो दिल्ली पुलिस के लिए आपको एक तो लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। लाइसेंस होना चाहिए सिर्फ बॉयज़ के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए नहीं। LMV लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, मतलब कि 4 व्हीलर होना चाहिए, हैवी वाला नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल बनता है ना सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। बनवा लेना अगर नहीं बनाया तो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर बनवा ज़रूर लेना। कभी इसमें डिले कर दो, सोचो बनवा लूँगा आराम से। इसके अलावा जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है, देखो उसका यहाँ पे फ़ायदा है। जैसे मान लो कट ऑफ गई है 72, आपका स्कोर है 68, क्लियर। कट ऑफ से तो 4 कम है, पर अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट यानी C है तो आपको 5% नंबर मिलेंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, यानी 5% यानी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब इसमें 5 नंबर ऐड होंगे तो 73 हो जाएंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे आसानी से। तो इतना फ़ायदा है NCC सर्टिफिकेट का। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये मत सोचना कि मैं बनवा लूँगा, ये बनेगा नहीं, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। ये आपको नहीं पता होगा बहुत लोगों को, पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2 बंदे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, पोस्ट हैं टोटल
1000, ठीक है। 999 बालकों का सिलेक्शन हो गया। अब बचा एक। अब एक में दो बच्चे हैं, जैसे दोनों के ही नंबर 62 हैं। 62 का मतलब जैसे कि मान लो उसके रीजनिंग में आए 22, दूसरे का है 16, और उसके आए मैथ जी के में आए 20 और 25, 8, 5, 12, 15, यानी कि ये मैथ में नंबर आए हैं, ये कंप्यूटर में, ये जीके में और ये वाले रीजनिंग में, ठीक है। अब जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो इसके भी 62 हैं और इसके भी 62 हैं, पर किसका सिलेक्शन होगा वो किस चीज़ पे मैटर करेगा? देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, मतलब कि जिसका पार्ट ए में ज़्यादा स्कोर रहेगा उसको ही पोस्ट दी जाएगी। जैसे कि उसका रीजनिंग में 22 नंबर है, ठीक है, बाकी दोनों के टोटल ऐड करूँगा तो 62 हैं, पर यहाँ पर रीजनिंग में इस वाले के ज़्यादा हैं तो यहाँ पर इसको मतलब पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि रीजनिंग में नंबर नहीं कटने चाहिए। अगर बाई चांस टाई भी हो जाता है, जरूरी तो है नहीं कि आप लास्ट में ना पहुंच पाओ, कोई ना कोई तो पहुंचेगा। तो ये दिमाग में रखना कि रीजनिंग और जीके दूसरा सेक्शन होता है। सेक्शन मतलब पार्ट ए और पार्ट बी का मतलब है रीजनिंग और जीके, ठीक है, दोनों पे फोकस करना है। क्लियर? और भी बातें बताऊंगा अभी, पर फिलहाल इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है, अभी की तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर का मतलब है 2020 की क्या गई थी। तो 2020 की कट ऑफ गई थी 72.2। इसके अलावा ये यूआर है, मतलब जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी की 68, एसटी 65, एससी 57, ईडब्ल्यूएस 62। ये पार्ट ए जो मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये पार्ट बी, पार्ट ए, ठीक है, इसीलिए ही लिखे हैं यहाँ पे कि इनके मतलब बाद में सिलेक्शन जब रिजोल्यूशन मतलब टाई केसेस होते हैं तो तब इनका यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखे हैं। अब फीमेल की क्या गई है, ये तो मेल की हो गई। फीमेल की गई है 56.7। देखो मैंने कहा था ना कि आसानी से गर्ल्स सिलेक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे देखो 72, यहाँ पे देखो 56, कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि 16 यानी 16 नंबर का डिफरेंस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, तो पढ़ो। ये तो कट ऑफ हो गई 2020 की। तो 2022 की मतलब कि अब क्या रहने वाली है, मतलब 23 की। तो ये तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा। तो कोई वीडियो मत देखना, कभी कोई बताए कि 2020 में 72 गई थी, अब की बार कंपटीशन है तो 75 जाएगी या ऐसा जाएगा, तो ये मत देखना, सब झूठ है, ठीक है। वो पेपर के बाद ही पता चलता है, ठीक है, कितने स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए, क्या लेवल था, हर एक चीज़। अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जुलाई आपके पास, अगस्त है, सितंबर और अक्टूबर है, 4 महीने यानी कि 120 दिन है। जो जितनी मेहनत इन 4 महीनों में करेगा उसका रिजल्ट उसको देखने को मिलेगा नवंबर में। क्लियर? ये 4 महीने सिर्फ एक महीने के बराबर हैं, यानी कि एक दिन के, यानी कि 90 मिनट के, ठीक है। वो 1.5 घंटे ही आपको बता देंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। एग्ज़ाम देके ही आपको पता चल जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। अब ये 120 दिन किस तरीके से यूज़ करने हैं, स्मार्ट तरीके से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं वो मैं बताऊँगा। 90 दिन प्लस 30 दिन दोनों को ब्रेक करना है। 90 दिन का मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने में आपको करना क्या है, टारगेट क्या है, सिर्फ कंप्लीट करना है सिलेबस, प्रैक्टिस करना है और मॉक की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर, वो प्रैक्टिस करने ऑनलाइन, कोई बुक मत ले लेना, ठीक है, ऑनलाइन ही करने हैं। उससे पता चलेगा क्या रैंक आ रही है। जैसे मान लो वैकेंसी है 3000 एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जब मतलब टेस्ट देते हो, आपकी रैंक आ रही है, मतलब 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, मतलब ऑनलाइन सबसे ज़्यादा देते हैं। ऑनलाइन जब टेस्ट दिया 1 लाख बंदों ने, तो आपकी रैंक आई 50,000 या 60,000। तो आपको क्लियर पता है कि यार वैकेंसी 3000 है और मान लो 10 गुना बच्चे लिए गए, यानी 30,000 लिए जाएंगे और मेरी रैंक तो 60,000 आ रही है, तो मैं तो आउट हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 गुना लिए जाएंगे या 15 गुना, मान लो 10 गुना लिए गए तो 30,000 बच्चे ही लिए जाएंगे और मेरी रैंक तो ऑनलाइन में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में 60,000 आ रही है। इसका मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो क्लियर कट आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में ही पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। तो मेहनत करनी है, ठीक है। तो 3 महीने क्या करना है, सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और मॉक प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है, अपनी वीकनेस पहचाननी है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो बचे हुए 30 दिन है, यानी कि जो लास्ट के 30 दिन होंगे, उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ मॉक देना उसमें, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ लिया अब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। ये रिवीजन की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या करना है। जितने भी आपके वीक एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ का मतलब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, जब आप मॉक दे रहे हो, आपको पता चला यार मेरा जीएस में भी स्कोर अच्छा आ रहा है, रीजनिंग में भी अच्छा आ रहा है, कंप्यूटर में भी अच्छा आ रहा है, पर मेरे मैथ के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे सीआई हो गया, एसआई हो गया, मुझे मेंसुरेशन समझ में नहीं आ रहा, तो आपको उस टाइम पर सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना है। और ये चीज़ आपको खुद ही जाननी पड़ेगी मेरा क्या वीक है, कोई नहीं बताएगा। ऑनलाइन कोर्स ले लो, कितना भी महंगा ले लो, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट है, पैसे की बर्बादी हो जाएगी, ठीक है। चलो देखो, बुक्स वही हैं, टीचर वही है, ठीक है, सोर्स भी वही है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब कि
इतने लाखों बच्चों ने अलग अलग जगह कोर्स भी खरीदा हुआ है, ठीक है, पर सबका सिलेक्शन नहीं है। टीचर भी वही है। देखो जैसे कि आप एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक किसी जगह से, किसी इंस्टीट्यूट से एक कोर्स लिया, ठीक है, किसी यूट्यूब चैनल से कोर्स लिया, तो वहाँ पे मान लो 50,000 स्टूडेंट ने कोर्स लिया, सिर्फ सिलेक्शन 1,000 का होगा, बाकी का क्यों नहीं हुआ? ठीक है, रीज़न क्या है? क्या वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे? अगर उन्होंने कोर्स लिया है तो कुछ सोच के तो लिया होगा, तो क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, हर एक चीज़ में बताऊंगा। देखो सबसे पहला रीज़न ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है, जो कि मैं पहले ही बता चुका, आपको फिक्स करना है कि यार मुझे यही चीज़ें पढ़नी है। जीके में ल्यूसेंट पढ़ रहा हूँ तो मुझे ल्यूसेंट पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह भागूंगा। मैं ल्यूसेंट भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाली बुक भी पढ़ रहा हूँ, मैंने ब्लैक बुक भी खरीद ली, ठीक है, मैंने किरण की बुक भी खरीद ली, मुझसे किसी ने कहा यार पिनेकल की खरीद ले, वो बहुत अच्छी है, मैंने वो भी खरीद ली। पर जब मैं पढ़ने का नंबर आता है तो इन तीनों में से कोई भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, एक बुक बार बार पढ़नी है, ठीक है, हर एक चीज़ तुम्हें याद नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और आपको पता भी होगा जितना भी आपने पढ़ा है, क्या सभी चीज़ें याद हैं? नहीं है याद ना। और एग्ज़ाम में वही चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। जब एग्ज़ाम में बैठोगे आपको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा तो था पर मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आपको लगेगा यार या तो ए होगा या बी होगा, पर ये पता है मुझे सी डी नहीं होगा, पर ए और बी में से होगा। पर आपको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं रहेगी माइंड में कि यार क्या होगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कंसिस्टेंसी, जो रोज़ पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली फिर 2 दिन गैप कर दिया, वो 2 दिन का गैप ये समझ लो आप जीरो पे पहुँच गए फिर दोबारा। ठीक है, और ये कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ में कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो रोज़ डेली वीडियो आती है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए वीडियो टाइम पे आएगी। और कंसिस्टेंसी है, यानी पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा। ठीक है, जॉब तो उसकी लग जाएगी, कोई किसी के लिए नहीं रुकेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गधों की तरह बस बुक ली और पढ़ते चले गए शुरू से लेकर एंड तक और सब कुछ पढ़ते गए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं पूछी जाती, ट्रेंड देखना पड़ता है, ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपने स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आ रहा है कि वॉलीबॉल के जो मतलब ग्राउंड होता है उसकी लेंथ क्या है, 16 मीटर है, 15 मीटर है, क्या है। जो वॉलीबॉल खेलता है उसको तो पता है, इसके अलावा सबको तो नहीं पता। आपने कहीं से करंट मतलब स्टैटिक टॉपिक पढ़ा तो आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि जो वॉलीबॉल है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। या आपने ये पढ़े होंगे बहुत से टर्म होते हैं कि हुक, ठीक है, जैब। जैब कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? जैब जैसे बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स में। तो आपको ये कैसे पता चलेंगे? जब आपने कोई बुक ली होगी या आपको पता है यार इस टाइप के क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछे जाते हैं, पर सब कुछ याद नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है? करना ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर का एनालिसिस करना है कि क्या पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, किस टॉपिक से किस पोर्शन से पूछा जाता है, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है। ये सभी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, पर माइंड में क्लियर रखना ये चीज़ें भी होती हैं। पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई स्टार्ट जैसे करी, 2 दिन पढ़े, 10 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 100 में से अगर 10 नंबर भी आ रहे हैं, आपको लग गया यार मेरी बस की तो है नहीं, ठीक है, 10 नंबर आ रहे हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगा इसकी तैयारी। तो पेशेंस रखना है। जब मेहनत करोगे रोज़ डेली डेली रोज़ पढ़ोगे तो गारंटी यार इस बात की कोई रोक ही नहीं सकता सिलेक्शन। ठीक है, मेहनत करोगे तो यार नंबर कैसे इंक्रीज़ नहीं होंगे। ठीक है, पर मेहनत करनी है डेली। तो पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, विश्वास दिलाना है खुद को, कोई और दूसरा तो कहेगा नहीं। दूसरी बात, एक लाइन ये भी पढ़ो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कहने का मतलब ये है कि जो जिनका सिलेक्शन होता है वो कोई अलग चीज़ नहीं करते, पर जो चीज़ों को करते हैं ना उसका तरीका अलग होता है। तरीका अलग का मतलब कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। बुक वही है, हर चीज़ वही है, वो भी उसी टीचर से पढ़ रहे हैं, पर वो तरीका अलग होता है। क्या टाइम टेबल है, किस तरीके से पढ़ना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे में भी पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनका जो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, घर वालों को लगता है यार बहुत मेहनत करिए पर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर? तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हर एक चीज़ देखेंगे। अब बात करते हैं वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, देखो जब इतना बड़ा टारगेट है आपका, बिल्कुल जीरो से चल रहे हो, और ये 2020 वाले, इसका मतलब क्या है वो बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो 2020 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 72 कट ऑफ थी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका स्कोर 75 भी होगा, 80 भी होगा, वो फिजिकल में फेल रहे होंगे। क्या वो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे 2023 वाले को? उनका भी ड्रीम था कि भाई दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, अब की बार मैं फिजिकल में फेल हो गया, अब की बार मेहनत करूँगा, अब की बार मेरे 75 नंबर है तो अब की बार 80 लेकर आऊँगा और दौड़ भी करूँगा अच्छे से फिजिकल की तैयारी, और अब की बार मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेकर आऊँगा। ठीक है, तो उनसे भी कंपटीशन है आपका। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो, और भी लोग कर रहे हैं। जो CGL CPO की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को मतलब देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें दिल्ली पोस्टिंग चाहिए। CGL CPO में मतलब CGL में कंपटीशन ज़्यादा है, उन्हें लगेगा यार कहीं और मेरी पोस्टिंग हो साउथ में, उससे अच्छा है कि दिल्ली में पोस्टिंग हो जाए, कांस्टेबल भले मिल जाए, फिर आगे तैयारी कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जिनका स्कोर 65 रहा होगा, जैसे कट ऑफ 72 गई है,
उनको पता है यार 7 नंबर से मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरा एग्ज़ाम रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, अब की बार और मेहनत करूँगा तो अब की बार मैं 80 लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, उनको सिर्फ 65 जब वो 2020 में लेकर आए थे तो उनके माइंड में क्लियर है कि अब मुझे सिर्फ 15 नंबर की तैयारी करनी है, मतलब मैं 80 नंबर आसानी से ला सकता हूँ। और आपके अगर स्कोर 40 आ रहे हैं तो आपको पता है क्लियर मुझे 80 नंबर लेकर आने, मुझे 40 की तैयारी करनी है, यहाँ इसको 15 की तैयारी करनी है, तो कौन जल्दी कर पाएगा, ये कर पाएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कंपटीशन क्या है, किस तरीके से मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बुक उठाई, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और बस करना स्टार्ट कर दिया, बिना प्लानिंग के आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जाना है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास मैप नहीं है, आपको पता नहीं है आज क्या करना है, कल का क्या करना है, कहाँ जाना है, तो कहाँ पहुँचोगे। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट इधर सीधे चले गए कहीं भी पहुँच जाओगे, है ना। दूसरी बात, जैसे मान लो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए एक दिन में कितना कितना चलना है। जैसे मान लो आप यहाँ से गाड़ी लेकर गए, ठीक है, अब यहाँ से गाड़ी लेकर गए नैनो, एक बंदा लेकर जा रहा है नैनो, दूसरा बंदा लेकर जा रहा है स्कॉर्पियो। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ तुम बढ़िया, एक बंदा लेकर जा रहा है नैनो, दूसरा बंदा लेकर जा रहा है स्कॉर्पियो। जब वो यहाँ से लेकर निकला, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, उसने तो चलना स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में रुका, फिर ऐसे ही फिर बीच में रुका, यानी रोज़ डेली 100 किलोमीटर चल रहा है वो, उसका टारगेट फिक्स है कि रोज़ डेली 100 किलोमीटर चल रहा है। पर अगर उसने कहीं भी टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट का मतलब है अगर वो कहीं बार में या कहीं ऐसी जगह रुक गया जहाँ उसने इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा, यानी जो अगले दिन 100 किलोमीटर चलने थे वो इस दिन नहीं चलेगा, फिर उससे अगले दिन चलेगा, यानी एक दिन वेस्ट हो गया। ठीक है, यानी अगर इसको 100 दिन में पहुँचना था, ठीक है, या 100 दिन छोड़ो, या इसको 90 दिनों में पहुँचना था, तो अब ये जब जैसे ब्रेक लेगा यहाँ पे बीच बीच में, तो ये 100 दिन में पहुँच पाएगा, यानी उसका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। इतनी बात आई समझ में। जब वो उत्तराखंड तक पहुँचेगा उसको पता चलेगा यार इसके यहाँ पे तो पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे तो मेरी नैनो गाड़ी वर्क नहीं कर रही, अच्छे से काम नहीं कर रही। ठीक है, इसी तरीके से जो स्कॉर्पियो वाला है वो बड़ा खुश होगा क्योंकि उसको पता है मेरी गाड़ी मजबूत है। जब वो यहाँ पे पहुँचेगा उत्तराखंड पे, ठीक है, पहाड़ों पे, तो उसे लगेगा यार मेरी गाड़ी मजबूत है, उत्तराखंड हो या लद्दाख हो मैं बहुत आसानी से निकल सकता हूँ। पर जो नैनो वाला है उसको दिक्कत आएगी, उसकी कार भी ख़राब होगी, उसको डर भी लगेगा। सेम इसी तरीके से जब आप तैयारी करोगे, चाहे आप 30 से तैयारी कर लो, चाहे 20 नंबर से कर लो, जब आप 50-60 तक पहुँचोगे तो बहुत अच्छी बात है, सभी पहुँच जाएंगे। पर जब बात आएगी 70 प्लस स्कोर करने की, 80 तक पहुँचने की, तो उसके ही अच्छे नंबर आएंगे जिनकी मैथ, यानी कि जिसके पास दम है, यानी कि स्कॉर्पियो के पास दम है, उसके पास एक तरीके से कंटेंट है जिसके पास, ठीक है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वही सिलेक्शन ले पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दमदार बनना है अगर सिलेक्शन लेना है। तैयारी सभी करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट सभी करेंगे वहाँ तक जाने के लिए, पर पहुँचेगा कौन, वो किस पे डिपेंड है कि आपके बेस कितने क्लियर हैं। ठीक है, और बेस कैसे क्लियर करने हैं, शुरू से ही करके चलना है। ठीक है, शुरू का मतलब यहीं से पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, क्या क्या ज़रूरत है इसके लिए, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या करनी है, हर एक चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। बाद में पता लगेगा टाइम वेस्ट है फिर, ठीक है, नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट के 1 महीने में मैं ऐसी वीडियो देखूं कि 1 महीने में किस तरीके से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करा जाए, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर ये लोग तो पागल हैं जो 2020 से तैयारी कर रहे हैं या जो 6 महीने से तैयारी कर रहा है। अगर आप 1 महीने में कर दोगे, है ना, तो ये भी सोचना है। चलो, इतनी बात आ गई समझ में। मोटिवेट कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो कभी डिमोटिवेट हो जाओ कि यार CGL वाले भी देंगे, ये भी देंगे, तो हमारा सिलेक्शन तो फिर गया। नहीं, सिलेक्शन उसका होगा जो कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ यार, जो 20 नंबर से हमारे ग्रुप में यार एक लड़की थी जिसका स्कोर था 60, ठीक है, CGL की बता रहा हूँ, जिसका स्कोर था 60, उसने यार 1.5 महीने मेहनत करी कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार करना है, और उसके 120 नंबर हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 80 स्कोर पहले थे, उनके 110 ही हुए हैं। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका बढ़ा नहीं, क्योंकि पढ़े नहीं। तो जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, आप पीछे छोड़ दोगे, इस बात की कोई मतलब इसमें शक नहीं है कि आपको लग रहा है क्या CGL वाले देंगे, ये देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिकल भी अनफिट होंगे, फिजिकली भी अनफिट होंगे, ठीक है, नहीं दे पाएंगे। तो आपको पूरी तरीके से परफेक्ट बनना है, फिजिकली, मेंटली और कैसे, दिमाग से, मेडिकली, फिजिकली और मेंटली, हाँ, तीनों हो गए। ठीक है, चलो, कंफ्यूज हो गया मैं। अब बात करते हैं हमारा टारगेट क्या है। टारगेट है हमारा 80 प्लस। अब सभी का 80 प्लस नहीं होना चाहिए, इस बात को भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप SC के हो, तो आपको पता होना चाहिए यार 57 कट ऑफ गई है, या 50 गई है, 56 गई है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 चले जाएगी या 64 चले जाएगी, तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए यार 70 की तैयारी करूँगा। ठीक है, ज़्यादा तूफान नहीं मचाना दिमाग में कि यार 80 नंबर नहीं आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अपने अपने हिसाब से, जैसे गर्ल्स की 56 या 57 शायद कट ऑफ गई थी ना, 56 गई थी, तो उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ 70 नंबर भी आ गए तो काफ़ी है। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ते हैं। ये तो रो मार्क्स, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क हैं। जैसे कि मान लो आपका 100 में से, जैसे बहुत सारी शिफ्ट में है ना एग्ज़ाम, 14 नवंबर, 15 नवंबर, इस तरीके से 5 दिसंबर, मान लो आपका स्कोर आया 60 आया,
तो क्या पता आपकी शिफ्ट हार्ड रही, आपको +7 यानी आपके नॉर्मलाइज स्कोर 67 हो गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, टारगेट क्या रखना है, 80+ का रखना है। जो जर्नल के बॉयज़ हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सब अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10 नंबर 15 नंबर फालतू लेकर चले, पर तैयारी सबको रखनी है, विश्वास अपने ऊपर रखना है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो मैंने लिखी है, स्कोर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। अपनी कैटेगरी देखो यार क्या है, ठीक है, किस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है उस हिसाब से करो। नो योर स्ट्रेंथ, इसको चेंज कर लेता हूँ, नो योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन डैट। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। स्ट्रेंथ का मतलब, जैसे कि मान लो आपको पता है मेरी स्ट्रेंथ है रीजनिंग, तो रीजनिंग में नंबर नहीं घटने चाहिए। ऐसा नहीं है रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं 18-20, बहुत कम नंबर है 18-20। आपको लग रहा होगा कि 25 में से 20 नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जनरल के लिए बता रहा हूँ जिनका टारगेट 80+ है। देखो जो भी एग्ज़ाम देगा दिल्ली पुलिस का, जिनकी पहले से तैयारी है और जो अच्छे बच्चे हैं, 25 में से ना उनके नंबर 24 और 23 ही आएंगे बस, या तो 25, इससे नीचे नहीं जाएंगे, पूरे पूरे नंबर लेके आएंगे रीजनिंग में, मैथ में और कंप्यूटर में। अभी मैंने दिल्ली पुलिस HCM का दिया था, ठीक है, एक हफ्ते सिर्फ एक PDF पढ़ी थी, स्कोर मेरा भी 8 आ गया था कंप्यूटर में, ठीक है। ऐसे बहुत लोगों के आएंगे और आए भी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। कटे भी तो तीनों मिला के जैसे 50 नंबर का बैठेगा, ठीक है। जैसे रीजनिंग 25, मैथ 15 और कंप्यूटर 10, यानी 50 नंबर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 नंबर सभी के आने चाहिए, ठीक है। 45 से कम आएंगे तो मैं बताऊँगा क्या दिक्कत आएगी। जैसे मान लो GK है, GK अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो बेसिक से, तो ऐसा तो है नहीं 40+ नंबर आ जाएंगे। 40+ नंबर का मतलब है जो 1 साल से पढ़ रहा है ना, उसके 40+ नंबर आते हैं GK में, ठीक है। GK अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, कुछ भी पूछी जा सकती है। जैसे मान लो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 2012 में कहाँ पे हुए थे, तो आपको तो नहीं पता होंगे, आप तो 2022 के ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, तो कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो कैसे ये सब चीज़ें कैसे करनी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं छोड़नी भी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपका क्या टारगेट है, आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपको ध्यान उस पे देना है जो आपके हाथ में है। जैसे कि रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इसमें स्कोर कर सकते हो तो इस पर फोकस करना है। 45+ आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर 30+ भी आ रहा है तो भी सफिशिएंट है, यानी कि 75+ आ जाएगा स्कोर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। 75+ अगर रो स्कोर आता है, यही आपका स्कोर 85+, 90+ हो जाएगा, ठीक है। आराम से बढ़ जाते हैं स्कोर, जितने ज़्यादा नंबर उतना नॉर्मलाइजेशन पे भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो मैथ वीक है, ठीक है, उनके लिए भी बात करता हूँ। जैसे मान लो आपको लग रहा है मेरी तो मैथ वीक है, मैं तो 10 नंबर ले आऊँ वही बहुत बड़ी बात है। रीजनिंग में तो चलो मैं 24 ले आऊँगा, कंप्यूटर में 8 ले आऊँगा, और GK में बताऊँगा भी कितने लाने हैं। जैसे 24 और 10 कितने हो गए, ये 34 और 8 ये हो गए 42, ठीक है। मान लो रीजनिंग में भी कमज़ोर है, वो 22 लेकर आया, उसके नंबर हो गए 40। तो क्या इसमें GK में 35 नंबर और 40 नंबर ला सकते हो अगर आप मैथ में वीक हो? 35-40 नंबर लाने का मतलब है कि आप 1 साल से कंटिन्यूस GK पढ़ रहे हो, तब आते हैं। तो GK में आसानी से स्कोर नहीं आएगा। GK का मतलब है जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है, तो GK में तो उसका ही स्कोर आएगा। तो मैथ में अगर कम ला रहे हो तो रीजनिंग में बढ़ाओ, ठीक है, बैलेंस करो, ठीक है। बैलेंस कैसे करना है कि क्लियर रखना है यार, GK में तो मैं कम से कम 30+ लेकर आऊँगा, तो मैं किस तरीके से मैनेज करूँ कि मैथ में अगर मेरे नंबर 8 आ रहे हैं तो क्या मैं रीजनिंग में 25 लेकर आऊँ या नहीं। अगर मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है ना, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप उनको पढ़ लो ना, तो आपके तब भी 10 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में लेंथी। और दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, यूट्यूब चैनल पर उन टीचरों से कभी मत पढ़ना जो आसान चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ नहीं आती, जैसे किसी बच्चे को कुछ नहीं आता, अगर उसको मैं 1-2 पढ़ा दूँ उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि उसने कुछ तो सीखा, उसको लगेगा कि हाँ भाई 1-2 मुझे आ गए। पर एग्ज़ाम में और मैंने उसे थोड़ा और सिखा दिया, जैसे मैं एडिंग करनी सिखा दी, मतलब जोड़ घटा सिखा दिया मैंने, 2 और 3 5 होते हैं। पर एग्ज़ाम में क्या हुआ, तो बीच में रुक गई, चलो बताता हूँ। जैसे 30 और 40, ठीक है, ये जोड़ने के लिए आया, तो मैंने तो ये सिखाए थे, तो या आसानी से कर सकते हो। पर एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, उसमें आएगा 30+40 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे फिर आपको लगेगा यार पढ़ा तो था मैंने, ये पढ़ा था पर ये नहीं पढ़ा, तो कन्फ्यूज़न होगी, फिर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कम आएंगे। तो यूट्यूब पर क्या होता है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आसान चीज़ें पढ़ाते हैं, तो जो बिगनर होता है यानी जिसको कुछ नहीं आता उसको बहुत अच्छा लगेगा कि यार मुझे कुछ तो आया, पर सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये बात दिमाग में क्लियर रखना। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ठीक है, अभी बताऊंगा आगे, उससे चेक करो कि क्या लेवल है, उसी हिसाब से पढ़ना है। अपने हिसाब से नहीं पढ़ना, दूसरों के हिसाब से पढ़ना है कि आपसे आगे कितने हैं, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था मैथ के बारे में। तो मैथ में मान लो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप 10 नंबर भी ला सकते हो,
ठीक है। लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो लेंथी क्वेश्चन से डरना नहीं है कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है क्या करूँ। लेंथी क्वेश्चन का मतलब है वही सबसे ईजी है, ठीक है, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो सभी चीज़ें करेंगे, बीच बीच में मैं वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। मैथ को किस तरीके से सोल्व करना है, रीजनिंग की तो आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर किस तरीके से सोल्व करना है, पर मैथ की वीडियो हर एक चीज़ में बताऊंगा, बहुत अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है। एंड तक घबराना नहीं, पेपर जरूर निकालेंगे, ठीक है। तो टारगेट क्या रखना है, टारगेट यही रखना है, जो जर्नल के स्टूडेंट हैं उनको यही रखना है कि यार 45 तो मेरे नंबर आने चाहिए रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर में। सीजीएल वाले जो बंदे देंगे मैथ में 15 में से 15 नंबर गारंटी है आएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या जिनकी तैयारी है पहले से वो भी, ठीक है। तो कंपटीशन तो उनसे भी है, ऐसा तो है नहीं वो लेकर आएंगे और तुम नहीं लेकर आओगे, सिलेक्शन तो उनका होगा, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखनी है, अपने हिसाब से नहीं पढ़ना, मार्केट में क्या चल रहा है क्या लेवल है उस हिसाब से रैंक देख कर पढ़ना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर मॉक देने हैं। कुछ तो रहा नहीं, ठीक है, कुछ रहेगा तो बता दूंगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अभी तक इतना सब कुछ सुन लिया, आई होप बोर नहीं हुए होंगे, सभी ने चीज़ें ध्यान से सुनी होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है सिलेबस, इसके बारे में बताऊंगा। आप डाउनलोड करोगे ना सिलेबस तो उसमें भी दिक्कत है, उसको फिर रीड करना है। आपको ये देखना है कि क्या सिलेबस है, उसको लिख लो पहले कि ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ठीक है। पता होना चाहिए कि क्या मुझे करना है क्या नहीं। बात करते हैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। जो ये ब्लू बॉक्स में लिखे हैं ना जितने भी, एक सेकंड, ब्लू बॉक्स में जितने भी चैप्टर्स लिखे हैं इसमें एक और ऐड कर लेना। कौन सा चैप्टर था वो, कैलेंडर भी है शायद, मैं भूल रहा हूँ, डायरेक्शन वाला है शायद। डायरेक्शन वाला मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है ना कि ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, इस तरीके से फिर बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया है किस डायरेक्शन में, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो ब्लू बॉक्स में है, ये ऐसे चैप्टर हैं इनके आप अगर नोट्स बनाओ तो एक एक दिन में 2-2 चैप्टर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे डाइस एंड क्यूब, ठीक है। एम्बेडेड फिगर का मतलब जो शेप आते हैं कि उसमें ये ठसा हुआ है या नहीं है, कंप्लीशन ऑफ फिगर, वैन डायग्राम, क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर, डायरेक्शन वाले, ठीक है। कटिंग फिगर वाले, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, प्लस की जगह माइनस लिखो, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए। यानी ब्लू बॉक्स के जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये सबसे ईजी चैप्टर हैं, इनको आप वीडियो से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो ये चैप्टर हैं ग्रीन वाले, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर, ठीक है, नंबर सीरीज, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओड इवन आउट, पजल, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब माता पिता, मतलब ये इसकी वाइफ है ये इसका हस्बैंड है, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनकी आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, इनके आपके पास नोट्स हैं उनको ही रिवाइज करो और डायरेक्ट मॉक दो, क्लियर। तो मैंने डिवाइड कर दिए किस तरीके से आपको क्या करना है, तो इस पर फोकस करना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर हैं जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देंगे, इन्हीं में आपको टाइम भी लगेगा। इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लगेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें सब में 30-30 सेकंड लगेगी, पर ये जो क्वेश्चन है अगर समझ में आ गया तो 30 सेकंड में हो जाएगा, वरना 1 मिनट 1.5 मिनट या तो होगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें प्रैक्टिस करनी है। डेली 1 घंटे से ज़्यादा आपको रीजनिंग पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है, यूट्यूब पर पढ़नी है, कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बढ़िया टीचर है, ठीक है। टारगेट ही क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने और जो आसान चैप्टर है इनके नोट्स बनाने, ठीक है। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो इवन कोचिंग सेंटर इनको फॉलो कर सकते हो, विक्रमजीत सर को फॉलो कर सकते हो, अरुण सर को फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा जो भी आप टीचर फॉलो कर रहे हो उनको भी कर सकते हो। पर आपको क्लियर पता होना चाहिए जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न देख के, रीजनिंग का मॉक देख कर। चलो दूसरी बात, नोट यानी ब्लू, प्रैक्टिस ग्रीन, ये क्या लिखा है, अच्छा जो ब्लू वाले हैं उनके सिर्फ नोट्स बनाने हैं और जो ग्रीन वाले हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बुक कौन सी यूज़ करनी है, पिनेकल या किरण, कोई भी बुक यूज़ कर लेना। और दूसरी बात याद रखना 2018 से 2022 तक के ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है कि 199 मतलब 1099 क्या है, कभी कभी कुछ भी बोल देता है, यानी 2001, ठीक है, 2002, ठीक है, 2005, 2017 ये क्वेश्चन नहीं करने, 2017 के भी नहीं करने, ठीक है। 2018 से 2022 तक के ही करने। क्यों करने हैं ये, TCS पैटर्न के क्वेश्चन है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वाले, यही अब SSC डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम लेती है। तो इनके जो टाइप होते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2018 से 2022 तक का ही आपको पता चलेगा, ठीक है। और फालतू के क्वेश्चन लगाने कोई फ़ायदा नहीं है। कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, DPHCM जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, CHSL, MTS, DP, कांस्टेबल, AWO, ठीक है, इनके आपको क्वेश्चंस लगाने पहले, इसके बाद फिर किसी के भी लगा लो, पहले यही टारगेट कंप्लीट कर लो, बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा देखो बुक की बात करूं तो बुक आप पीयूष वार्ष्णेय सर की भी ले सकते हो, पिनेकल के लिए पिनेकल की भी ले सकते हो, जो कि मैं पहले भी बता चुका। या आपको लग रहा है कि यार मैं बुक नहीं लूँगा तो मैं तो सिर्फ PDF से करूँगा, तो PDF भी हमारे चैनल पर है, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक का मतलब ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है ना जैसे मुझे रीजनिंग आती है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया, पर मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, तब भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी,
तो कम समय में क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर सभी को आता है, पर टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। तो स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ानी होती है, तो मॉक देने होते हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक देने हैं, कहाँ पर देने हैं, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन, वहाँ पे आते हैं सेक्शनल मॉक, यानी रीजनिंग का ही रहेगा। अब बात करते हैं मैथ की। देखो ये मैथ का आपका सिलेबस है, जिसमें नंबर सिस्टम। अभी एक दिक्कत ये भी आ रही होगी कि यार हिंदी में वीडियो नहीं है, ठीक है, तो यार हिंदी में एडजस्ट कर लेना ये सब। नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशन, ठीक है, दशमलव वगैरह, ठीक है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, प्लस माइनस, परसेंटेज, प्रतिशत, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन बट्टा ये जो भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, डिस्काउंट बट्टा, मेंसुरेशन, और टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। देखो अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कहीं भी एलिगेशन नहीं लिखा, और ये मैंने एसएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके सिलेबस, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने एसएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड कराया। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही मैथ का सिलेबस है, क्लियर। पर यहाँ पे कहीं भी एलिगेशन नहीं लिखा, और एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि जितना इन्होंने दे रखा है सिलेबस, उससे बाहर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड मत रहना, क्लियर। पर डाउनलोड जरूर करना है, लिखना जरूर है, पता तो होना चाहिए क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पढ़ना कैसे है, देखो यूट्यूब चैनल की बात करेंगे और बुक की बात करें तो यूट्यूब चैनल के लिए आप डीपी कांस्टेबल टीचर, सिर्फ डीपी कांस्टेबल के ही टीचर फॉलो करने हैं। जैसे पवन राव सर हो गए, अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, ये जो टीचर होते हैं सीजीएल वाले, तो इनको फॉलो मत करना, ठीक है। कभी इनको फॉलो करने लगो। जिनका सिलेबस कहीं और से कंप्लीट है पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर जो नया है वो इन टीचर को फॉलो मत करना, ठीक है। ये हैवी टीचर हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं काफ़ी आसान होते हैं, तो अपने हिसाब से दिल्ली पुलिस के ही टीचर पकड़ने हैं। वो कहाँ पे मिलेंगे, जैसे RWA की एप्लीकेशन कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहाँ पे एक राहुल सर हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत से अलग अलग टीचर हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हो, पर एक टीचर को फॉलो कर लेना। 10 दिन मत लगाना कि आज इससे पढ़ रहा हूँ कल उससे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक टीचर को फॉलो कर लो, राहुल सर बढ़िया है, ठीक है। बाकी अपने आप मेहनत करनी है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पर अगर मैथ देख रहे हो तो वीडियो मत देखना। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देखते जा रहे हो, आपको लगेगा कि यार वीडियो देख रहा हूँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि यार जो सामने वाला बंदा है वो समझा देगा, क्योंकि उसका काम है, वो पढ़ाएगा, उसका मतलब उसका टास्क है कि मुझे दूसरों को समझाना है, और आपको समझा भी देगा, आपको समझ में आ जाएगा। पर जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करने बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे बुक से, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपना दिमाग यूज़ नहीं करा, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो इसलिए जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पहले पॉज करना है, यानी रोकना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फिर मूवी की तरह आपने एक वीडियो देख दी, ठीक है। ये बाद में पता चलेगा, झटका लगेगा अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो, ठीक है। बेसिक काफ़ी वीक हैं, जिनके बेसिक बहुत ज़्यादा वीक है, अब लग रहा है यार मेरा तो मैथ बिल्कुल जीरो, मैं क्या करूँ, तो भाई देखो मेहनत लगेगी। दूसरी बात, जिसकी बहुत ज़्यादा वीक है, जिसका स्कोर 1 या 2 आ रहा है, तो यार मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम 6 महीने लगते हैं मैथ को सुधारने में। जिसका 1 या 2 नंबर आ रहे हैं, जिसके 4-5 ये आ रहे हैं, वो आसानी से मतलब ले जाएगा 12-13 तक, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो तैयारी एग्ज़ाम के हिसाब से करे, एनालिसिस करके करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लग रहा है, उसे पता नहीं है कहाँ जाना है, ठीक है। तैयारी करने का तरीका होता है। देयर इज़ नो टीचर फॉर दिस, यू हैव टू डू योर सेल्फ। अगर आपका बेसिक वीक है, आपको लग रहा है कि मेरा LCM मुझे नहीं आते, मुझे HCF भी नहीं आते, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है क्या होता है ये सब, तो आपके लिए देखो कोई टीचर नहीं है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करोगे ना, वो भी नहीं बताएगा इतने बेसिक से, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर ऐसे कोई बेसिक से पढ़ा था। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए ये करना है कि आपको ये देखना कि यार मेरा वीक है क्या क्या, ठीक है, मुझे क्या क्या चीज़ नहीं आती, फिर वही यूट्यूब पर सर्च करनी और सीखनी। मेहनत लगेगी इसमें सबसे ज़्यादा, ये टास्क आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि सबकी वीकनेस अलग अलग है, ठीक है। चलो, जो भी डाउट है इसके अलावा पूछ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स की। जिसके पास चैप्टर वाइज नोट्स हैं, सिर्फ अपना उसको पढ़े, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। यूट्यूब पर मत जाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपका स्कोर भी बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। DP कांस्टेबल, DP HCM, AWO, DP MTS, SSC MTS, CHSL, इनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस मतलब GK और करंट अफेयर, ठीक है। देखो GK की स्ट्रेटजी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, पर मैं इसमें शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, पर मैं बता दूंगा क्लियर क्या करना है। देखो सब्जेक्ट ल्यूसेंट, यानी कहने का मतलब ये है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये आपको सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं ल्यूसेंट से। सेलेक्टिव टॉपिक का मतलब ऐसा नहीं है कि ल्यूसेंट की बुक उठाई और सब कुछ पढ़ दिया। आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि यार इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको पता चला यार मुगल एम्पायर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी में आर्टिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं और अमेंडमेंट, ठीक है। तो मुझे यही पढ़ने हैं, ठीक है। पहले मैं ये पढ़ूंगा, उसके बाद आगे कुछ करूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि ल्यूसेंट की बुक उठाई और रोज़ डेली रीड करे जा रहे हो। तो पहला टारगेट यही होगा, अगर टाइम है तो फिर कुछ भी कर सकते हो, पर टाइम बचेगा नहीं। 120 दिन है जो बिल्कुल शुरू से तैयारी करेगा, बार बार यही चीज़ रिवाइज करो। अगर मैं पूछूँ आर्टिकल 127 क्या है तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो वो टेक्निक भी सीखनी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके में अलग से आ जाते हैं बाहर से, पर ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ा तो कर नहीं सकते, एलिमिनेट हो जाते हैं वो क्वेश्चन, मतलब कि आप ऑप्शन को हटा के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक का मतलब जैसे डांस, टेम्पल, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक पोर्शन, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे एक मैंने पीडीएफ डाली है और पीडीएफ के साथ साथ मैंने लिंक भी डाली है, ठीक है। यूट्यूब चैनल जो भी आपके टॉपिक है उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट उसी टॉपिक की वीडियो खुल जाएगी, ठीक है। आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी पीडीएफ है, मतलब टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा डाटा स्टैटिक टॉपिक का पढ़ना नहीं है, जैसे RWA की बुक है, ठीक है। काफ़ी डाटा, मज़ा भी आता होगा देखने में कि हाँ यार सब कुछ दिया है मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। पर इतना सब कुछ पता भी होगा, दिल से बताना याद हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। हर एक चीज़ नहीं पूछी जाती एग्ज़ाम में, ठीक है। डाटा कम रखो और उसको बार बार रिवाइज करो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने हैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, इंडोलॉगस या स्पीडी बुक है, बहुत अच्छी बात है। स्पीडी में भी ज़्यादा है मटेरियल, स्पीडी से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना, इसके पीछे मत जाना, मतलब 2022 के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छोड़ देना, पर टारगेट यही रखना, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाओगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मतलब जब आप इतना काम कर लोगे, यानी सब्जेक्ट पॉलिटी पढ़ लोगे, हिस्ट्री पढ़ लोगे, ज्योग्राफी पढ़ लोगे, कहाँ से पढ़नी है? ल्यूसेंट से पढ़नी है। अब दिक्कत ये भी आएगी जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी कभी, अब वो कहेगा कि यार मैं ल्यूसेंट से डायरेक्ट पढ़ता हूँ तो मुझे तो समझ में नहीं आता, आएगा ना ये डाउट। तो उसके लिए देखो यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं, जैसे जीवी विट मूवर। अब मुझे ये इंग्लिश बेसिक है, बेसिक चैनल बता रहा हूँ, ठीक है। जीवी विट मूवर ये है आपके लिए बेसिक चैनल। बेसिक का मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए। अब हिंदी मीडियम के लिए भी आप ढूंढ लेना, बहुत से चैनल हैं, ठीक है। सर्च करना, सर्च क्या करना है, डायरेक्ट डालना मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मध्यकालीन भारत या समकालीन भारत, जो भी है, हिंदी में तो मुझे नहीं पता, तो अपने हिसाब से डाल लेना। पॉलिटी के लिए या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ना है पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी, इस तरीके से आपको पढ़ना है। सर्च कर लेना बाय हिंदी, हिंदी डाल देना आगे, तो बहुत सारी टॉप की वीडियो आएंगी, अपने आप आपको पता चल जाएगा यार कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, कौन बेकार पढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिक्कत जीके में ये आएगी जब क्वेश्चंस देखोगे, यार मैंने इतना सब कुछ पढ़ा, क्वेश्चंस तो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से घबराना मत, शुरू में सबको लगता है। पहला टारगेट यही है कि पहले सब्जेक्ट कवर करो। जो भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो वहाँ से पढ़ो और ल्यूसेंट में अंडरलाइन करते रहो जो भी उसने पढ़ा है। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं पता चलेगा शुरू में पढ़ोगे क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बारी में कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है। इतना करना है। जब ये काम हो जाएगा तीनों, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि अभी RBI का गवर्नर कौन बना, नीति आयोग का कौन बना, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में पता होनी चाहिए, CM के बारे में पता होना चाहिए कि असम का भी CM कौन बना, ठीक है। तो अब देखो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जैसे मान लो असम, ठीक है। असम के CM के बारे में पूछा जाता है कि असम का CM कौन है। 28 स्टेट हैं, इतने सारे यूनियन टेरिटरी वगैरह, बहुत बहुत कुछ है। कि सभी स्टेट के CM याद हैं या सभी स्टेट के गवर्नर याद हैं? नहीं याद ना, और नहीं याद हो पाएंगे। और रिवर भी हैं, डैम भी हैं, बहुत सी चीज़ें, पहाड़ भी हैं, यार कितना याद करोगे। तो क्या करना होता है, जो करंट अफेयर में आते हैं यानी कि जो न्यूज़ में आते हैं, इसके लिए आवाज़ सर की PDF में दे दूँगा, लास्ट टाइम पर बताऊँगा क्या करना है। तो CM मतलब जो अभी न्यूज़ में आया है, मान लो असम का CM न्यूज़ में आया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई असम का ही पढ़ना है, ठीक है। नागालैंड का आया तो नागालैंड का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ रट के याद करके बैठ जाओ, ठीक है। चलो समझ में तो आ रहा होगा धीरे धीरे सब कुछ। चलो देखते हैं आगे क्या करना है। यूट्यूब के लिए क्या फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए, इंडोलॉगस या रवि GS, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, अगस्त से लेकर मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करने। कहाँ से करने? इंडोलॉगस। तो एक यूट्यूब चैनल है इंडोलॉगस, सर्च कर लेना इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए रवि GS, ठीक है। या आपके कोई भी फेवरेट टीचर, जैसे कुमार गौरव सर, बहुत से लोग पढ़ते हैं, उत्कर्ष क्लासेस, या जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ से पढ़ सकते हो, मर्जी आपकी। स्टडी सेलेक्टिव कंटेंट। स्टडी सेलेक्टिव कंटेंट का मतलब है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये कहाँ से पढ़ने हैं। तो मैंने बताया था जीवी विट मूवर और वरुण अवस्थी, या आपके जो भी टीचर हैं फेवरेट, कहीं से भी पढ़ सकते हो। और जो भी डाउट है जिस चैप्टर में, वही आप यूट्यूब पर सर्च करो और पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जो चीज़ ल्यूसेंट में दी है उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है।
फोकस करना है सिर्फ सीखने पे और याद करने पे। चलो, इसके अलावा करंट अफेयर मंथली कवर करने हैं पीडीएफ से। ये मत सोचना कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो देखूंगा, ये सब नहीं करना, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे अगर ये करोगे तो। प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। यही इसी चीज़ पे फोकस करना है। जो मैंने बताया था ना, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब यही है, वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और रिवीजन ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर और वीडियो कंप्लीट करने पर, नोट्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, ये सब नहीं करते वो। नो क्वेश्चंस पैटर्न एंड रीड ओनली दोज टॉपिक, यानी क्वेश्चंस के पैटर्न पहचानो। एग्जाम देखो यार, जीके में पूछा क्या जा रहा है, उसी हिसाब से देखो, उसी हिसाब से पढ़ना है। आपको लग रहा है यार डैम नहीं पूछे जा रहे, पोर्ट पूछे जा रहे हैं, बंदरगाह पूछे जा रहे हैं, तो यार उनको पढ़ो, देखो क्या पूछा जा रहा है, और ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अभी जब एग्ज़ाम होगा आपको पता चलेगा कि यार पोर्ट नहीं पूछे जाते, अब की बार तो हेड क्वार्टर पूछे जा रहे हैं। तो सब ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। ये जीके की मैंने वेटेज लिखी है। करंट अफेयर 8 से 10 नंबर का, स्टैटिक जीके 10 से 12 नंबर का। तो अपने हिसाब से किसी ज़्यादा आपको लग रहा है करंट स्टैटिक पे ज़्यादा मतलब नंबर के आते हैं क्वेश्चन, तो इस पर फोकस कर लो। पॉलिटी आपको लग रहा है यार मेरी तो वीक है, या आपको लग रहा है कि मेरी तो यार हिस्ट्री वीक है, मुझे समझ में नहीं आती, तो इसको छोड़ के इन पे फोकस कर लो पहले। ऐसा नहीं है जिसको छोड़ ही दो, मतलब पहले, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे सब पढ़ने आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैंने दी, इसको पढ़ लेना, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। तो कंप्यूटर का सिलेबस है ये कहाँ से कंप्लीट करना है, और देखो यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन पेपर्स शैल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10वीं यानी कि 10th बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी 10वीं का ही सिलेबस होगा, पर ऐसा है नहीं, आएगा थोड़ा आप भी। और बात करते हैं यूट्यूब, तो यूट्यूब के लिए आरबी मतलब एक शुभम सर का चैनल है, उस पर आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड। या आपको लग रहा है कि मैं नवीन सर से पढ़ूँ, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करनी है। पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगी, RWE यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या जितना भी ये HCM या AWO जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उनके सभी क्वेश्चंस आपको RWE मतलब RBE के यूट्यूब चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, कोई बात नहीं, अब ख़त्म हो जाएगी। अब टाइम टेबल 8 घंटे प्लस, 8 घंटे प्लस यार सभी को पढ़ना है। ये मत सोचना कि यार मैं 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूँगा। देखो सब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। खुद सोचो, जो बंदा 8 घंटे अब डेली पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा, या जो बंदा 5 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। वो तो ज़्यादा टाइम दे रहा है, वो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। अपने हिसाब से तो पढ़ना नहीं है। अब आपको ये भी लगेगा कि भाई मैं तो 5 घंटे में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ लेता हूँ, 8 घंटे में क्या बताओ अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी है, जैसे मान लो जो बहुत से लोगों को ये भी लग रहा होगा लास्ट के 2 महीने में एग्ज़ाम निकाल दूँ, तो ऐसा नहीं है। लास्ट के 2 महीने और 1 महीने में भी एग्ज़ाम निकल सकता है, पर 1 महीने में निकलेगा कैसे? जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था, जिसके 2020 में 65 नंबर आ रहे हैं, उसको पता है 72 कट ऑफ गई थी, तो मुझे सिर्फ 15 नंबर के लिए पढ़ना है। अभी फिलहाल मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ या CPO की कर रहा हूँ, पर जैसे ही इसका मतलब टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो लास्ट के 1 महीने में थोड़ी मेहनत कर लूँगा, 65 से मेरे नंबर 80 आ जाएंगे। मैं 15 नंबर के लिए पढ़ना है मुझे, वो ला सकता है। पर जिसके नंबर पहले से 20 आ रहे हैं उसको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने से मत डरना, ठीक है। सिलेक्शन जरूर होगा जो मेहनत करेगा, इस बात को दिमाग में रखना। पढ़ना कैसे? स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, 4 आपको स्लॉट बनाने हैं। जी के 2 घंटे, 7 से 10, 7 से 10 तो 3 घंटे हो गए, पर 2 घंटे यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है, कोई फिक्स मत कर लेना कि 7 बजे उठूंगा और 10 बजे तक पढ़ना है, फिक्स नहीं करना। इसका मतलब ये है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको एक स्लॉट बांटना है कि इस स्लॉट में मुझे 2 घंटे जी के पढ़नी है, ठीक है। स्लॉट 2 में 3 घंटे आपको मैथ पढ़नी है। मैथ अगर वीक है तो, अगर आपको लग रहा है मेरी तो मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका टाइम आप जीके को दे सकते हो। ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस टारगेट मैंने आपको एक तरीके से डेमो दिया है कि इस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। फिर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आपको 1 घंटा रीजनिंग देनी है, ठीक है। रीजनिंग सबसे ईजी है, इसमें जिसका स्कोर 20 से नीचे आया तो सिलेक्शन से बाहर है, ये समझ लेना, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ही सबसे ज़्यादा ईजी है इस मतलब क्या कहते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रीजनिंग में नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अगर रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं, शुरू में तो कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर एंड तक तैयारी करते करते आने चाहिए। अगर एंड तक नहीं आए ना तो समझ लेना तैयारी अच्छी नहीं कर रहे फिर। इसके अलावा ये क्या हुआ, कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। कंप्यूटर लास्ट में पढ़ना है, 1 महीने में, मतलब यार 1 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फोकस मत करना चारों सब्जेक्ट पर, जीके, मैथ और रीजनिंग, इसी पे फोकस करना। और रात को स्लॉट 4 में, ठीक है, 2 घंटे यानी 8 से 10 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े जा रहे हो। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा कि ये चीज़ अच्छा ये पूछी जा रही है जियोग्राफी में, मुझे यही पढ़नी है। चलो ठीक है। इसके अलावा देखो 6 बजे से लेकर 8 बजे, ये बीच का टाइम दिया है। इस टाइम में आपको डेली क्या करना है, वॉक या वर्कआउट, ठीक है।
रोज़ डेली पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ना, बोर हो जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं रोज़ डेली 8-8 10-10 घंटे पढ़ता जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो बोर हो जाओगे। 10 दिन पढ़ के रोक दोगे, फिर बेकार है सब कुछ, ठीक है। जितना भी पढ़ा सब कुछ बेकार। इसलिए क्या करना है, रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें मज़ा आए। मज़ा का मतलब पढ़ना भी है, खेलना भी है, दोस्तों से भी मिलना है, शाम को मज़े करने हैं बिल्कुल, ठीक है। एंजॉय के साथ अपना टारगेट बना के पढ़ना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। अभी मैंने टाइम टेबल 8 घंटे प्लस बनाया, तो ये एवरेज के लिए बनाया। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे प्लस नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये माइंड में मत रखना, ठीक है। ये आइडिया दिया है। इतना सब कुछ बता दिया मैंने, स्ट्रेटजी वगैरह। अब भी मन में डाउट ये होगा कि अब मुझे सब कुछ पता चल गया, पर स्टार्ट कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है। PLP मतलब प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, ELP मतलब एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस। मतलब ये जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके 30 नंबर आ रहे हैं और आपको पता है कि 80 नंबर लेकर आऊँगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। एक बंदे का स्कोर आ रहा है, ज़्यादा ले लेता हूँ, जैसे 50 आ रहा है, ठीक है। अब 30 से लेकर 80 तक 50 नंबर का गैप है, और 50 से लेकर 80 तक सिर्फ 30 नंबर का गैप है। तो जिसके बीच में गैप कम है, यानी इसको सिर्फ 30 नंबर की मेहनत करनी है, तो गैप कम है, तो ये आसानी से यानी कि कम समय में अपना टारगेट अचीव कर लेगा। जितना जिसका ज़्यादा गैप रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा गैप है तो ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे भी देना पड़ सकता है। अब जिसको पता है यार मेरा तो गैप, मेरे तो 60 नंबर आ रहे हैं और 80 नंबर लेकर आने हैं, 20 घंटे 5 घंटे या 4 घंटे ही पढ़ूंगा तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये मत सोचना कोई 5 घंटे पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। तो अपने हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दिमाग में रखना ये चीज़ भी। चलो कहाँ से शुरू किया जाए, अब सब कुछ पता है मुझे, मैंने वीडियो देख ली, मुझे स्ट्रैटेजी पता चल गई, टाइम टेबल पता चल गया, मैं करूँ क्या, ये भी डाउट आएगा, है ना। ठीक है, गिव मॉक, राइट योर स्कोर, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज अगेन वन मॉक, नो योर सेल्फ। मतलब ये आज, ठीक है, वैसे 6 तारीख से टारगेट स्टार्ट है, कोई बात नहीं 7 से कर लेना। करना क्या है, मॉक देना है। मॉक कहाँ पे देना है, टेक्स्ट बुक पर देना है। टेक्स्ट बुक पर मॉक देने के बाद, मॉक का मतलब है पूरा फुल 100 नंबर का जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर देना है, ठीक है। कोई भी मॉक का मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस मॉक दो, प्रीवियस ईयर देना जो 2020 में हो, कोई सा भी सेट लगा लेना, उस टेस्ट को देना आराम से बैठ के, पानी की बोतल लेके, हर एक चीज़ बिल्कुल जैसे एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ईमानदारी से करना है। जीके में कोई तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कितना जानता हूँ, ठीक है। चाहे 5 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन ही करने हैं। ईमानदार रहना है यार अपने आप से, नहीं तो फिर धोखा है, फिर बेकार है। ईमानदार रहना है, मॉक देना है। मॉक में 100 में से देखना है कितना स्कोर आ रहा है। मान लो आपका स्कोर आया 20, जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं या जितने नहीं आते, एक बार उनको देखना, क्या मुझे मतलब मैं कर सकता हूँ ये, क्या मुझे आते हैं या नहीं, देखना, उसको पढ़ना, एक बार समझ में आएगा यार ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, उनको एक बार देख के फिर दोबारा एक मॉक देना। 20 से मान लो आपका स्कोर हुआ 30 या 40, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है। अगर आपका स्कोर बढ़ा तो यार तैयारी स्टार्ट कर देना, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा, 80 भी पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया है 20 और 30। अब जरूरी नहीं है कि सबका 20-30 आए, किसी के 40 भी आए, तो एग्जाम्पल दिया है। तो अगर स्कोर बढ़ेगा तो समझ लेना आप आगे भी अच्छा कर पाओगे। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे तो उतने ही आए, तो कोई बात नहीं, तब भी आप तैयारी करना, ठीक है। डीमोटिवेट नहीं होना, हिम्मत रखनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। मॉक देना है, मॉक के बाद एनालाइज करना है। एनालाइज करने का मतलब यही है कि अच्छे से देखो कहाँ गलती करी है, कहाँ नहीं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, नोट करो। मैथ में अगर 15 में से 10 आए हैं तो 5 नंबर क्यों कटे, क्या ये चैप्टर नहीं आते मुझे, या मैं गलती कर दी, ठीक है। क्या पता मैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे मान लो कि आपको आते तो हैं पर आते आते गलत हो गए, तो ये सभी चीज़ें देखनी है। अब बात करते हैं करना क्या है। जुलाई 6 से आपको टारगेट स्टार्ट करना है। देखो अभी CPO के लिए टारगेट सीरीज़ स्टार्ट चल ही रही है, CGL के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तो मैं सीरीज़ नहीं ला पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है और भी मतलब हैं टास्क, तो पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है, खुद ही करना है तुम्हें, ठीक है। खुद का ही प्लान बनाना है, पर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि 1 महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है। तो ये अपना डेली का प्लान बनाओ अपने हिसाब से, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, तो अपने हिसाब से काम करो। करना क्या है, 6 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे रीजनिंग कंप्लीट करनी है। रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है ना, सबसे आसान सब्जेक्ट है, इतने दिनों में आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, 45 दिन में। तो रीजनिंग कंप्लीट कर लेना, 1 महीना लगता है वैसे तो। रीजनिंग का एक एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं जैसे एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मत करना। मैथ में बेसिक जिसके क्लियर नहीं है तो इस मतलब 6 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक अपने बेसिक क्लियर कर लेना, और 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना, जैसे परसेंटेज रेशियो, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI एवरेज, ये सभी टॉपिक जो बेसिक है ना वो आप कंप्लीट कर लेना। और जो बेसिक चैप्टर है, जैसे परसेंटेज अगर आपका वीक है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी वीक होगा, SI और CI भी वीक होगा। तो जो बेसिक है ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ा नहीं, SI CI पढ़ रहे हो, तो तमीज़ में और अच्छी डायरेक्शन से पढ़ना है, ठीक है।
चलो इतने तो समझदार हो। बाकी बात करते हैं जीके की। तो जीके में हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये आपको 3 कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है ये भी बता देता हूँ। देखो बजट, ठीक है, और कुछ जो नोट्स होते हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, वो आप नोट्स पढ़ना है। इसके अलावा बजट पे फोकस करना है, और जो वो होते हैं 5 ईयर प्लान्स, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ पढ़ दो, इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग भी गलत है। चलो ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। कहाँ से करने हैं? बुक में बता चुका, पिनेकल या किरण, कोई भी बुक ले सकते हो। घटना चक्र का नाम नहीं लिया तो घटना चक्र भी ले सकते हो, जो भी आपके पास बुक है। बस टारगेट क्या है? 2018 से 2022। पुरानी बुक है तो उसको रख देना, नई बुक ले लेना, ठीक है, क्लियर। और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना उन पर टिक जरूर लगाना, बार बार वही रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है, अभी आइडिया बताऊंगा। इसके अलावा 10 टॉपिक 1 महीने के अंदर, जो मैंने बताया था ना कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखना, वहाँ पे मतलब एक तरीके से PDF पढ़ी है और यूट्यूब चैनल की लिंक पढ़ी है, तो वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो 1 महीने में जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली, जो रात को 2 घंटे मैंने बताया था, वो प्रैक्टिस करने हैं। और 10 स्टैटिक टॉपिक कवर करने हैं। 10 का मतलब आज एक कर लिया, फिर 2-3 दिन बाद एक कर लिया, इस तरीके से, या 2 दिन में एक कर लिया, आराम से करने, बिल्कुल 10 टॉपिक हैं, ठीक है। तो इतना टास्क करना है। इसके अलावा रीजनिंग में जब इतना टारगेट करेंगे तो कैसे कैसे करना वो भी बताता हूँ। डेली 50+ क्वेश्चन सोल्व करने हैं रीजनिंग में, या 50 कर लो शुरू में, अगर कम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एकदम से सब कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो शुरू में जो भी तैयारी करेगा, जिसने अभी तैयारी नहीं स्टार्ट करी, 8 घंटे तो बैठने में उसे कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसको आदत नहीं है, ठीक है। अभी तो आदत बनाओगे तो अभी टाइम खर्च होगा, ठीक है। तो 50+ क्वेश्चन करने हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो भी आते हैं उन पे मार्क करना है। मार्क नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि जब रिवीजन करोगे तो आपको पता होना चाहिए, यार जब मैंने पढ़ा था 3 महीने तो ये क्वेश्चन मेरे गलत थे, ये मैंने मार्क कर रखे, तो अब मैं इन्हीं को पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें तो आती हैं। अगर आप मार्क नहीं करोगे तो जब रिवीजन का टाइम आएगा आपको पता ही नहीं रहेगा कि क्या मेरी वीकनेस है और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप फिर दोबारा सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। खुद सोचो, 1 महीने में क्या 3 महीने की चीज़ें पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, तो वही चीज़ें पढ़ पाओगे जो आपने टिक करी हैं। तो ये टिक जरूर करना, ठीक है, यही स्ट्रैटेजी है। सेक्शनल मॉक देने हैं 10, यानी कि 25 क्वेश्चन का जो मॉक होता है सेक्शनल, सिर्फ रीजनिंग का, वो देना टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। 10 देने, कभी भी दे सकते हो, अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना ये कि आज दूंगा, हफ्ते में 2 दूंगा या हफ्ते में 3 दूंगा, अपने हिसाब से कर लेना ये। मैथ में क्या करना है? प्रैक्टिस करने हैं डेली 60 क्वेश्चन। शुरू में कम होंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा देना 60+, ठीक है। मार्क करने डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसके अलावा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो अच्छे से, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जैसे रीजनिंग में कर रहे हो उसी तरीके से यहाँ पे भी मार्क करने हैं। कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ पे जो भी आप नोट्स बनाओगे या ल्यूसेंट पढ़ रहे हो उस पर अंडरलाइन करना, नोट्स बनाना, उनको भी बार बार रिवाइज करना, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इतने सारे बैटल हैं हिस्ट्री में, सभी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी। रिवीजन करने में बोर हो गए, आपको लगा यार ये चीज़ पढ़ ली, बार बार उसी को पढ़ता रहूँ, पर पढ़ना है, ठीक है। माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप का मतलब है एक तरीके से चार्ट बनाना है जिससे याद रहे आसानी से, ठीक है। इसके अलावा मार्क स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अलग से लग रहा है, जो आपको लग रहा है यार बुक में तो नहीं पढ़ा मैंने, तो उसको टिक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 21 अगस्त से लेके 11 अक्टूबर तक क्या करना है। इसके बाद ये तो हमारा 20 अगस्त तक का टारगेट हो गया। अब 21 अगस्त से लेके अक्टूबर 11 तक रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट। अब सिर्फ डेली क्या करना है? एक सेक्शनल मॉक देना है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ पे सेव कर लेना टेक्स्ट बुक पर, या आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी आपके क्वेश्चन है। एनालाइज करना है अपने मॉक को, यार कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया पर फिर भी देखो कैलेंडर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, एनालॉजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के गलत हो रहे हैं, ब्लड रिलेशन के गलत हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती हो रही है इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी, 1 महीने बाद ही, ठीक है, 1.5 महीने बाद। तो अब आपको सिर्फ उसी चैप्टर पे फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना, फिर धीरे धीरे सुधारना है। रोज़ डेली मॉक देना है और देखना है कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये टारगेट आपको 25 तक लेके जाना है, यानी 25 में से 25 स्कोर करना है, ठीक है। सभी करेंगे तो तुम्हें भी करना है। मैथ में क्या करना है? अब मैथ में 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 11 अक्टूबर तक, क्योंकि आधा पहले कर लिया था 50% और आधा अब कर लेना, यानी कि रेस्ट बचे हुए टॉपिक। इसमें क्या करना है? वही चीज़ करनी है जो पहले कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली 60 लगभग आपको प्रैक्टिस करने हैं। करने कैसे हैं? T20 अप्रोच के साथ। क्या होती है वो आपको CPO की वीडियो देखने से पता चल जाएगा, अभी बताऊंगा आगे क्या करना है, ठीक है। तो मार्क करने हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट। जीके में क्या करना है? जीके में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था इस तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफी, साइंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 महीने के करंट अफेयर भी पढ़ने हैं। ये 2 चीज़ें पढ़नी है, इसके साथ 2 महीने करंट अफेयर यानी जनवरी और फरवरी, ठीक है। और 10 स्टैटिक टॉपिक पढ़ने हैं, क्लियर। इसके अलावा रिवाइज करने हैं नोट्स, वही चीज़ें जो मैंने बताई थी वही चीज़ें आपको रिपीट करनी है। पर ये याद रखना कि इसमें 2 महीने करंट अफेयर भी, यानी कि अक्टूबर तक मुझे 2 महीने के करंट अफेयर भी पढ़ने हैं। अब क्या करना है? 12 अक्टूबर से लेके नवंबर 12 तक, यानी 90 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है।
अब हमें लास्ट के 30 दिन क्या करना है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, अल्टरनेट डेज आपको मॉक देने। अल्टरनेट डेज मॉक का मतलब है कि आज मॉक दिया, फिर एक दिन आपको एनालिसिस करने में लगेगा, अच्छे से समझना है कहाँ गलती कर रहा हूँ, फिर अगले दिन मॉक देना है, फिर एनालिसिस करना है। इस तरीके से एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मॉक देना बहुत अच्छे से, और टारगेट रखना है कि मुझे स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रैंक देखते रहना कि मेरी रैंक कहाँ जा रही है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो रैंक मेंटेन करनी है। रैंक मेंटेन का मतलब है कि जैसे मान लो सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब लास्ट के दिन हम मॉक दे रहे हैं, ठीक है। मॉक देने का मतलब है कि यहाँ पर रैंक देखनी है टेक्स्ट बुक में। 1 लाख बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं, अभी भी आपके अगर 60,000 रैंक आ रही है, तो मेहनत करके यार एक महीने में वो रैंक आपको 10,000, उससे नीचे जितना आप नीचे ले जाओगे उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, थोड़ा मतलब बाहर हल्ला हो रहा है, तो इस वजह से बार बार वीडियो में दिक्कत आ रही है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस आएगी, थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो रैंक आपको मेंटेन करनी है, ये अपना हिसाब से मतलब करना है। बहुत लोगों को नहीं पता यार, गांव के लोग हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एडवाइस नहीं मिलती या गाइडेंस नहीं मिलती, वो बस तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि बुक ले लूँ मैं एक दिल्ली पुलिस की तो मेरी तैयारी हो जाएगी, तो ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। जो भी डाउट होते हैं टेलीग्राम चैनल पर पूछ लेना, ठीक है। तो रिवीजन करना है, लास्ट के 1 महीने में रिवीजन करना है, मॉक देना है, प्रैक्टिस करनी है और इम्प्रूव करनी है अपनी रैंक को, ठीक है, घटाना है, ठीक है। और बाकी अभी हमने 2 महीने के करंट अफेयर करे थे, ठीक है। अब जो बचे हुए 8 महीने के करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब बचा आपका 14 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का टास्क, वो है आपका एग्ज़ाम। तो आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अगर मान लो जिसका एग्ज़ाम 5 दिसंबर को हुआ यानी लास्ट, तो ये समझ लो उसके पास 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसका तो और अच्छा मतलब फ़ायदा है। तो कहीं भी हो सकता है कभी भी, तो 14 नवंबर लेकर चलना है। अपना टास्क तो हमें पहले ही कंप्लीट करना है। तो करना क्या है, जो 90 डेज़ टारगेट सीरीज़ मतलब अच्छे से फॉलो करेगा, मेंटेन करके चलेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ इतने दिन में कंप्लीट करनी है, और रिवीजन करेगा, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्लियर होगा या नहीं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपको लगेगा कि मैं तो पढ़ लूँगा, कर लूँगा, चल थोड़ा थोड़ा 5-5 घंटा पढ़ ले, 4-4 घंटा पढ़ ले, कोई बात नहीं, आज एंजॉय कर ले, आज दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, कल से पढ़ लूँगा, 4 दिन पढ़ लूँगा, 3 दिन नहीं पढ़ूंगा। तो भाई सच बता रहा हूँ, लास्ट में एक दिक्कत जरूर आएगी, कट ऑफ के पीछे भागोगे आप। वीडियो देखोगे यार कट ऑफ कितनी लगेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डाउट आएंगे कि होगा भी क्लियर नहीं होगा। और लास्ट के टाइम पे जब नहीं, अभी से नहीं पढ़ोगे, लास्ट टाइम पे आपको लगेगा यार एक वीडियो देख लूँ, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना, कुछ नहीं होगा। जो बंदा मेहनत कर रहा है उसका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्मार्ट वर्क, पेशेंस, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। डिसिप्लिन हो खुद से, कंसिस्टेंट हो, रोज़ पढ़ रहे हो, स्मार्ट वर्क कर रहे हो, धैर्य है कि मार्क्स डिक्रीज़ भी हो रहे हैं तब भी मेरे अंदर धैर्य है कि हाँ मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करूँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर रखूँगा, ठीक है। अपने आप को विश्वास दिलाना है, ठीक है। दोस्तों के साथ ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपको मोटिवेट रखें, ठीक है। आपसे कहें कि हाँ तू इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है, अच्छा है, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन कर, ठीक है, हमारी भी एक रेस्पेक्ट बढ़ेगी तेरे लिए। इस तरीके से आपको वो दोस्त बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे दोस्त हों जो ये कहे कि यार दिल्ली पुलिस की तैयारी क्यों कर रहा है, तो बेकार है पुलिस की, ये वो अगड़म झगड़म, ठीक है। ये सभी चीज़ें से दूर रहना है। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, जो लोग आपको मोटिवेट करेंगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अब आइडिया कहाँ से लेना है ये बताना चाहता हूँ। 90 डेज टारगेट सीरीज़ फॉर CPO 2023, ये आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में। वहाँ पर डेली टारगेट सीरीज़ चल रही है CPO के लिए। वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ एक दिन में इस तरीके से ऐसे ऐसे मुझे टास्क करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो एक वीडियो देखो, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। बाकी सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में, A to Z, कोई ऐसी चीज़ नहीं बची। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तब देखेंगे क्या मुझे बताना है क्या नहीं बताना। और हाँ, कोई भी नोटिफिकेशन का वेट मत करना। कभी आपको लगे कि जब 1 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरूंगा, तभी से तैयारी करूंगा, ये समझ लेना बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, कई हज़ार लोगों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। और ना ही माइंड में ये रखना कि मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हूँ और अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पहले से तैयारी है, उनका ही सिलेक्शन होगा, तो ऐसे भी मत सोचना, ठीक है। अपने आप को मजबूत बना के रखना है। इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट डन। मतलब ये, अगर सिर्फ आप सोचते रहोगे कि यार करूँ या ना करूँ, स्टार्ट करूँ या छोड़ूँ, मतलब सोचना नहीं है। जो एक बार सोच लोगे उसको बस करना है, ठीक है। एक बार सोचो, टाइम लगाओ, एक दिन में ढंग से सोच लो, फिर करो, ठीक है। फिर मत सोचो, पीछे मुड़ के नहीं देखना, खुद को धोखा नहीं देना वरना पीछे रह जाओगे। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। कोई आपको नहीं रोकेगा सिलेक्शन लेने से, कौन रोकेगा, वो खुद तुम हो, ठीक है। तुम ही रोक पाओगे अपने आप से अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कोई मना नहीं करेगा आपसे मत पढ़, ठीक है। नहीं पढ़ोगे वो तुम खुद हो, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर सभी एग्ज़ाम क्लियर होंगे। इतनी मेहनत करो यार कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसा एग्ज़ाम तो क्लियर कर लो, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अलावा
MTS का एग्ज़ाम भी आएगा, ठीक है, वो भी क्लियर कर पाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे। तो कितना अच्छा लगेगा आपको, आपके घर वाले को, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, घर वालों को भी अच्छा लगता है यार हाँ हमारे बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर करा। आस पड़ोस के मोहल्ले में, आस पड़ोस की गलियों में, आस पड़ोस के घरों में जब बात जाती है कि हाँ भाई इस लड़के ने, इस लड़की ने ये काम किया, ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम क्लियर होते हैं जब एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से पढ़ते हो। तो आपको बस यही करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। और ये भी मत सोचना कि यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बीच में ऐसा भी मतलब थॉट आएगा जब तैयारी करोगे कि यार छोड़ दे मेरी बस की नहीं है, मैं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल छोड़ MTS की करता हूँ, मैंने तो यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, अब MTS की करता हूँ। तो ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो जो भी डाउट आए, जब कभी भी डिमोटिवेट फील हो, भाई को याद करना, ठीक है। चलो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और अच्छे से मेहनत करना, और डेली टारगेट सीरीज़ की डिमांड मत करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो।